सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा आईफा का जो मंच है बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है और हमेशा जन सरोकार की बात करता है और ये होना भी चाहिए। आज के समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर लोगों की बात नहीं हो रही है तो ये गलत है और आईफा इस कार्य को कर रहा है, मैं जिसके लिए बधाई देना चाहूँगा। मुजफ्फरनगर की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि मुजफ्फरनगर में जो छात्र हैं वो ज़्यादातर गरीब तबके का आता है। यहाँ की आप स्कॉलरशिप के हालात देखें, स्कॉलरशिप यहाँ समय पर नहीं मिलती, ये सबसे बड़ी समस्या है। यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर है, उस यूनिवर्सिटी पर 600-700 कॉलेज का एफिलिएशन है। क्या यूनिवर्सिटी, ये सबसे बड़ी शिक्षा के आधार पर बात कर रहा हूँ। हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे आप जाएं, चलिए आप देखें जा करके क्या स्थिति है। अक्सर वहाँ से खबरें आती रहती है जच्चा और बच्चा दोनों ही मर गए। ठीक है, दिखा देते हैं वो सफाई, लेकिन वहाँ भ्रष्टाचार की खबरें हैं। और बताएं, प्रशासनिक स्तर पे एप्लीकेशन तो आती है यहाँ जहाँ आप खड़े हुए कलेक्ट्रेट में, लेकिन उनका समाधान नहीं होता। इसको कौन देखेगा? नमस्कार, आईपा के मंच में आपका स्वागत है। मैं अनमोल कुमार। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है हमेशा जन सरोकार की, जन समस्याओं की और समस्याओं के समाधान की। इसी को लेकर आज हमारे बीच युवा अधिवक्ता सईम हसन जी है। आइए हम सीधा उन्हीं से ही रूबरू होते हैं। सईम जी, आईपा के मंच में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा आईफा का जो मंच है बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है और हमेशा जन सरोकार की बात करता है और ये होना भी चाहिए। आज के समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर लोगों की बात नहीं हो रही है तो ये गलत है और आईफा इस कार्य को कर रहा है, मैं जिसके लिए बधाई देना चाहूँगा। सईम जी, अगर हम मुजफ्फरनगर के विकास कार्यों की बात करें तो क्या लगता है, मुजफ्फरनगर के विकास की ओर है या नहीं है? मुजफ्फरनगर का नाम आते ही आपके दिमाग में खेती और किसानी आएगी और इसे एक तरीके से शुगर बाउल कहा जाता है। यहाँ पर गन्ना किसानों की और खेती तो कई तरह की होती है, लेकिन गन्ना किसानों की ज़्यादा बात होती है। वो सबसे अधिक इसी पर राजनीति यहाँ पर होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से लेकर और अन्य जिलों में भी जो है किसानों पर यहाँ पर ज़्यादातर बात होती है, उसी पर राजनीति होती है। तो यहाँ का जो विकास है उनके विकास पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम बात करें संस्थान, स्कूल जैसे हो गए और अन्य संस्थानों की, कई तरह के खेल के संस्थान, उसमें अभी हमारा मुजफ्फरनगर बहुत पीछे है। और सड़कों की स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हालांकि पैसा बजट आता है लेकिन जाता कहाँ है उसका पता नहीं लगता है। और बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर मुजफ्फरनगर में, लेकिन विकास के मुद्दे पर यहाँ इसलिए बात नहीं होती क्योंकि 2013 में यहाँ से जो राजनीति का एकदम अचानक से प्रारूप बदल गया था, वो एक तरीके से जातीय समीकरण पर आ गया था, धार्मिक आधार पर आ गया था लोगों, क्योंकि 2013 के बाद लोग बट गए थे। तो उसके बाद जो भाजपा सरकार आई थी वो जातीय और धार्मिक मुद्दे पर आई थी, उसका उसे आज भी लाभ मिल रहा है। तो इसलिए उसने विकास को ना देखते हुए धार्मिक मुद्दों पर ज़्यादा बात की है, जिसके कारण नुकसान मुजफ्फरनगर को झेलना पड़ा है। चुनाव भी नज़दीक है। 2013 के दंगे जो है मुजफ्फरनगर में हुए थे, कवाल का बवाल मुजफ्फरनगर का था। तो क्या इस बार भी जो 2013 का जो दंगा था उस पर चुनाव पर कोई असर पड़ने वाला है? अनमोल जी, आप एक अच्छे और युवा पत्रकार हैं। मैं आपको बता दूं, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था ना, उसके बाद सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उनकी आग आज तक देश भुगतता चला आ रहा है। तो 2013 तो 9 साल पहले हुआ है, इसका असर कैसे ख़त्म हो सकता है? आज भी लोगों के दिलों में है। हालांकि जो ये किसानों का आंदोलन हुआ है, इससे जाट और मुस्लिम के नज़दीक आने से ये दोनों कम्युनिटी नज़दीक आई है, लेकिन असर आज भी बाकी है। कई गाँवों में जैसे आप जाओगे तो वहाँ आज भी लोग नहीं लौट पाए हैं। विस्थापित लोग, विस्थापित बस्तियाँ आज भी हैं। लोग आज भी जिक्र करते हैं दंगों के। हालात यह हैं कि ज़मीनों के रेट यहाँ पर गिर गए, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति ख़राब हो गई। तो दंगे के जो है 9 सालों में एकदम दाग नहीं धुलेंगे, लेकिन लोग धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं, जख्मों को भूल रहे हैं। और मुजफ्फरनगर बढ़ तो रहा है, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जिस तेज़ी से बढ़ना चाहिए था। मुजफ्फरनगर की 6 की 6 अगर सीटों की हम बात करें तो उन पर बीजेपी का कब्जा हो चुका था, यानी बीजेपी के विधायक जो थे मुजफ्फरनगर की 6 की 6 सीटों पर थे। क्या इस बार क्या लगता है आपको? देखिए, मुजफ्फरनगर में जाट की बात ना हो, जाटलैंड जिसे कहा जाता है, जाटों का यहाँ की राजनीति पे एक अच्छा प्रभाव रहा है। बड़े बड़े नेता यहाँ पर रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह यहाँ से पिछली बार लड़े थे, हालांकि हार गए थे, लेकिन संजीव बालियान जाट हैं, वो फिलहाल यहाँ से सांसद हैं। और 2 विधायक अभी भी शायद जाट हैं, उमेश मलिक हैं और एक और हैं। तो इसी तरीके से जाटों का यहाँ पर अच्छा खासा कब्जा है। तो इस बार जाट जो है किसान आंदोलन के चलते कहीं ना कहीं रालोद से जो छिटक गया था 2013 के दंगे के बाद, वो आया है। तो इस बार 6 की 6 सीटें तो नहीं मिलने वाली है, मुश्किल स्थिति है। और इस बार बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है और देखने वाली बात ये होगी कि किसके खाते में कितनी जाती हैं, लेकिन 6 की 6 नहीं आएंगी, ये गारंटीड है। क्या लगता है फिर कितनी सीटें पक्ष में हो सकती है बीजेपी के या नहीं होगी?
मैं तो 4 सीटें गठबंधन को दे रहा हूँ, 2 बीजेपी को दे रहा हूँ, और ये कौन सी दे रहा हूँ वो भी नहीं बताऊँगा। क्राइम की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरनगर का क्राइम का जो स्तर है वो बढ़ा है या फिर ख़त्म हो चुका है? अधिवक्ता होने के नाते कहना चाहूँगा, अगर एनसीआरबी के आंकड़े देखोगे तो बढ़ा है, लेकिन लोगों को सुकून मिला है। पूछो कैसे? पुलिस मुठभेड़, ये क्या हुआ? एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज हुई तो अपराध हुआ। 307 के मुकदमे जो लगे हैं वो पुलिस मुठभेड़ में लगे हैं, तो अपराध तो बढ़ा ना, एनसीआरबी के आंकड़ों में तो हो जाएगा। लेकिन जिसके जो ये मुठभेड़ हुई, जिसके घुटने में गोली लगी और जिसके पैर में जिसको लंगड़ा ऑपरेशन चलाया था, उससे क्या, उससे आम जन को सुकून मिलेगा। यानी कि जो उसकी एक तरीके से वो जेल चला जाएगा, और जब चोटिल हो जाएगा, पुलिस का डर उसके अंदर बैठ जाएगा, तो वो जो गड़बड़ करता था वो नहीं करेगा। इसलिए आम जन को काफ़ी सुकून मिला है, राहजनी ख़त्म हुई है, और लोगों में जो एक तरीके से आक्रोश रहता था ना कि पुलिस का डर नहीं, किसी तरीके से कानून का डर नहीं, वो ज़रूर बैठाया है। लेकिन एनसीआरबी के आधार पर अपराध बढ़ा है, क्योंकि आपके अगर पुलिस किसी को जेल भेज रही है तो क्या करेगी? वो पहले मुकदमा लिखेगी ना, तो मुकदमा अगर लिखा जा रहा है अपराध में तो गिना जा रहा है ना, तो इसलिए तो अपराध बढ़ा है। लेकिन लोगों को सुकून मिला है, और वो जो एक आक्रोश वाले गुंडे इधर उधर घूमते रहते थे ना, वो देसी तमंचे वाले, वो अब दिखाई नहीं देते हैं, उसका फ़ायदा हुआ। जो मुजफ्फरनगर के अंदर राजनीति हो रही है शायद कहीं ना कहीं जाति को लेकर हुई है, क्या लगता है जो राजनीति है वो जाति को लेकर होनी चाहिए? जातीय राजनीति को भारत की राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये नितांत सत्य। क्षेत्रीय राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, भाषा के आधार पर राजनीति यहाँ पर होती है, तो इसे अलग नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु के अंदर मैंने ये देखा है, हिंदी भाषी लोगों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था, तो वहाँ तो भाषा के आधार पर हुई। कहीं उधर की अगर नदियों के आधार पर यहाँ राजनीति होने लगती है, तो फिर ये जाति को भारत से अलग नहीं किया जा सकता, ना भारतीय राजनीति से। लेकिन बात होनी चाहिए मुद्दों की। मैं एक अधिवक्ता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट बेंच की नितांत आवश्यकता है, लेकिन आज तक किसी पार्टी के अंदर ये हिम्मत नहीं हुई है कि ये कदम उठा सके, क्योंकि वो जानते हैं कि पूरब में नुकसान होगा। इलाहाबाद का मतदाता जिसको फ़ायदा होता है, अगर यहाँ हाई कोर्ट की बेंच आएगी तो यहाँ का ज़्यादातर कार्य वहाँ जाता है, तो वो रूठ जाएंगे और पार्टी को बहुत ज़बरदस्त नुकसान झेलना पड़ेगा। आज तक किसी ने ये हिम्मत ही नहीं की। अगर आप भारत से प्रेम करते हैं, भारत के लोगों से प्रेम करते हैं, और आपके अंदर राजनीतिक शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, तो आप अपना राजनीतिक नुकसान छोड़ दीजिए। देखिए 700 किलोमीटर चल के जाने वाले उस मुवक्किल को, मेरे मुवक्किल जब वहाँ जाते हैं उन्हें कितनी परेशानी होती है। अगर किसी के अंदर है हिम्मत तो उठाओ कदम, दो हमें हाई कोर्ट बेंच, मेरठ के अंदर दे दो, मुजफ्फरनगर के अंदर दे दो, तो दो। नहीं उठा सकते आप ये कदम, आप सिर्फ और जातीय आधार पर राजनीति करते हैं, और यहाँ के राजनेताओं ने अक्सर इस देश को डुबाया है। अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो दीजिए हमें हाई कोर्ट के बारे में कीजिए। कोई पार्टी बोलने तक को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव से हम देख रहे थे, किसी ने सवाल किया था कि हाई कोर्ट बेंच का क्या हुआ, वो इस पर बोले नहीं, बाद में मिलकर तय कर लेंगे। आप ऐसे ही लॉलीपॉप देते चले जाओगे अधिवक्ताओं को। आप 700 किलोमीटर यहाँ से लेकर के मुवक्किल जाएगा, आप कैसे अलग कर सकते हैं? ये तो जातीय आधार पर होगा, और सबसे ज़्यादा गुनाहगार इसके हम हैं। आप किस जाति के हैं ये देखेंगे कि आपका प्रत्याशी कौन खड़ा है, आपकी जाति का खड़ा है, आप उसे वोट देंगे। ये दिक्कत हम लोगों के खून में, हमारे डीएनए में बस चुकी है। हम जातीय आधार से बाहर ही नहीं आना चाहते। हम इन चीज़ों का समाधान कैसे होगा? समाधान होगा शिक्षा से, और शिक्षा पिछले 3 सालों से गौण पड़ी है। ठेके खुले हुए हैं साहब, स्कूल बंद है साहब। ये देखिए आप कि कोई सुरक्षा, मतलब सबसे पहले स्कूल बंद होगा, लेकिन भीड़, रैलियों में भीड़ होगी, लेकिन स्कूल बंद होगा, तो कहाँ से निकलेगा इसका समाधान? तो हो ही नहीं सकता जब तक शिक्षा व्यापक स्तर पे नहीं आएगी। आप और मैं तो भाई भाई हैं। आपने तो कभी मुझे मुस्लिम के रूप में नहीं देखा, आप तो मुझे भाई के रूप में, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी, क्योंकि हमारे अंदर शिक्षा आ गई। और जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ ये चलता है। और तो और बल्कि शिक्षित लोगों के दिमाग में ये दुष्प्रचार भरा जा रहा है। एक कम्युनिटी को दूसरे से अलग करने का प्रयास राजनीति करती है, और उसके लिए हम भी दोषी हैं, हमें समझना होगा। और हम मुद्दों पर बात करेंगे। मुजफ्फरनगर में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर की राजनीति को छोड़कर अगर मुजफ्फरनगर के विकास कार्यों की अगर हम बात करें तो क्या मुजफ्फरनगर में विकास कार्य हुआ है? जी, विकास कार्य किससे पूछ रहे हैं आप? 4.5 साल तक एक ऐसे रोड पर जाने वाले व्यक्ति से पूछ रहे हैं जिसका कोट दूसरे दिन इसलिए धुलता था कि वो जोली रोड पे जाता था, वो धूल मैट जाता था। आप विकास की बात मुझसे कर रहे हैं। मैं 4.5 साल तक जोली रोड का दंश झेल चुका हूँ, जिस पर इतने खड्डे थे कि मुझे मोटरसाइकिल की सर्विस तीसरे दिन करानी पड़ती थी साहब। तो मैं कहाँ से विकास की बात कर सकता हूँ? मैंने देखा है कि स्कूलों में फ़ीस के लिए, मेरे साथी थे एक बीजीएमसी कर रहे थे, उन्हें फ़ीस के लिए, अगर उनकी फ़ीस समय पर नहीं जमा हुई तो उन्हें पेपर देने से वंचित कर दिया जाता था। यहाँ कहाँ से विकास हुआ है? यानी आप कहेंगे विकास बिल्कुल नहीं हुआ है? बिल्कुल तो नहीं कह सकते हैं,
क्योंकि जो बजट आया है, कल बजट आया ना, आप तो पत्रकार हैं, अब वो बजट जाएगा कहाँ? आएगा, आ तो रहा है, लेकिन जितना लगना चाहिए उतना नहीं लग रहा है। आज आप मोहल्लों में जाकर देखो, जलभराव की समस्या आज भी मुजफ्फरनगर झेल रहा है। क्या ऐसे समय में मुजफ्फरनगर में जलभराव होना चाहिए? क्या थोड़ी वर्षा होने पर हमारे जूते जो हैं ये मटियाले हो जाने चाहिए? होना चाहिए? आप ही बताएं। मुजफ्फरनगर का ऐसा कौन सा कार्य है जो सही हुआ है? याद नहीं आता कि यहाँ हुआ हो। हाँ, जोली रोड मेरा बन गया है, उसके लिए धन्यवाद। 12 किलोमीटर का कपिल देव ने बनाया, उसके बाद बन रहा है, मैंने उसमें बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन 4.5 साल की मुसीबत के बाद और मुझे कोई कार्य याद नहीं आ रहा। याद आएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। मुजफ्फरनगर की ऐसी कोई बड़ी समस्या बताए जिससे जनता परेशान है। मुजफ्फरनगर की एक नहीं, कई समस्याएं महोदय जी बताइए। मुजफ्फरनगर की सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि मुजफ्फरनगर में जो छात्र हैं वो ज़्यादातर गरीब तबके का आता है। यहाँ की आप स्कॉलरशिप के हालात देखें, स्कॉलरशिप यहाँ समय पर नहीं मिलती, ये सबसे बड़ी समस्या है। यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर है, उस यूनिवर्सिटी पर 600-700 कॉलेज का एफिलिएशन है। क्या यूनिवर्सिटी, ये सबसे बड़ी शिक्षा के आधार पर बात कर रहा हूँ। हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे आप जाएं, चलिए आप देखें जा कर के क्या स्थिति है। अक्सर वहाँ से खबरें आती रहती है, जच्चा और बच्चा दोनों ही मर गए। ठीक है, दिखा देते हैं वो सफाई, लेकिन वहाँ भ्रष्टाचार की खबरें हैं। और बताएं, प्रशासनिक स्तर पे एप्लीकेशन तो आती है यहाँ जहाँ आप खड़े हुए कलेक्ट्रेट में, लेकिन उनका समाधान नहीं होता। इसको कौन देखेगा? और हम बताएं, पुलिस प्रशासन की जो, ये तो ठीक है उन्होंने अपराधों के क्षेत्र में लगाम लगाई है, लेकिन गरीब आदमी को हमने यहाँ धरने देते हुए देखा है। ये कब समाधान होगा? मुजफ्फरनगर में किसानों की अगर हम बात करें, यहाँ हमने देखा है बड़े बड़े धरने होते हुए, मील पेमेंट नहीं देता, मील का विस्तारीकरण यहाँ पर अभी नहीं हुआ है। और अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या तो साहब ये है कि यहाँ जो जातीय आधार पर राजनीति होती है उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। ये हमारे साथ युवा अधिवक्ता साइम हसन जी थे, जिनसे हमने मुजफ्फरनगर के विकास कार्यों के बारे में बात की और मुजफ्फरनगर की समस्याओं के बारे में बात की। अपने सहयोगी नीरज के साथ मैं अनमोल कुमार, आई पा मंच मुजफ्फरनगर। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।